दोस्तों, अगर आपका भी किसी बैंक या फिर किसी एनबीएफसी कंपनी से किसी प्रकार का कोई पर्सनल लोन चल रहा है या फिर अगर आपका क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग काफ़ी दिनों से अनपेड है, ड्यू है और बैंक द्वारा बार बार रिमाइंडर या फिर लीगल नोटिसेस भेजने के बावजूद अगर आप उसकी टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे हो या फिर बैंक द्वारा सेटलमेंट ऑफर देने के बावजूद अगर आप उसे सेटलमेंट नहीं कर रहे हो, ना ही लाइक वाइज आप उस प्रकार से उन्हें रिवर्ट कर रहे हो, नोटिसेस का जवाब दे रहे हो, तो दोस्तों यहाँ पे बैंक ने आपको एक्सप्लॉइट करने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। बेसिकली केसेस जो होते हैं ये फेक ही होते हैं, फॉल्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको परेशान किया जाएगा इस हद तक जिसमें आप मेंटली के साथ साथ आप काफ़ी ज़्यादा फिजिकली भी परेशान होने वाले हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है अगर आपका एड्रेस या फिर अगर आपका सिटी ऑफ रेजिडेंस मुंबई है तो आपके खिलाफ जो है कोलकाता के किसी कोर्ट में केस हो सकता है, और अगर आप कोलकाता से हैं तो आपके ऊपर किसी चेन्नई के किसी कोर्ट में केस हो सकता है। मकसद ये होता है कि आपके घर से इतना दूर केस किया जाए जहां पे आप मेंटली प्रिपेयर खुद को ना कर पाएं ट्रेवल करने के लिए, और इन बिटवीन जो है आप बैंकों से बात करके जो है आप उनका पूरी तरीके से पेमेंट क्लियर कर दें। दोस्तों, अब जो है बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जहां पे डिफरेंट सिटीज मतलब कि दूसरे स्टेट में यहाँ पे केसेस किए जा रहे हैं, और यहाँ पे केस किया जा रहा है क्रिमिनल एक्ट के अंडर में, जो कि बिल्कुल से भी कहीं से भी ये पैसों के लेन देन में नहीं आता है। क्योंकि पैसों के लेन देन में क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो, ये सभी सिविल सूट के मैटर होते हैं। लेकिन दोस्तों अब जो है कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं बैंक के, उनको जो है यहाँ पे सीजेएम कोर्ट जो कि क्रिमिनल कोर्ट से डील होता है, ठीक है, उनके ऊपर क्रिमिनल टाइप के केसेस किए जा रहे हैं और ऐसी धाराओं में जो कि एक तरीके से क्रिमिनल ऑफेंड है। हालांकि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ना करना या फिर पर्सनल लोन की किस्तें समय पे ना भरना कहीं से भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ठीक है, ये एक तरीके से सिविल के केसेस होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है बीएनएस के अंडर में जो है बहुत सारे ऐसे केसेस किए जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ दोस्तों, यहाँ पे एक हमारे कस्टमर हैं, एक सब्सक्राइबर हैं जो कि रहने वाले तो महाराष्ट्र के हैं, लेकिन इनके ऊपर जो केस हुआ है ये कोलकाता में हुआ है, मतलब कि हजारों किलोमीटर दूर, और साथ ही साथ इसके ऊपर जो इनके जो धाराएं लगाई गई हैं ये क्रिमिनल केस के अंडर में आती है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेक्शंस लगाए गए हैं ये 316/2, 318 और 351 बीएनएस। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 2023 में कुछ संशोधन हुए हैं जिसके तहत अब जितनी भी धाराएं हैं भारत में ये अब भारतीय न्याय संहिता के अंडर में चलती है। पहले क्या होता था कि अपने देश में आईपीसी की धाराएं चलती थी, इंडियन पैनल कोड का, लेकिन अब उसको हटाकर उसकी जगह जो है अब बीएनएस मतलब कि भारत न्याय संहिता लगा दी गई हैं, और जो भी सेक्शंस थे उन सभी के नंबरों में भी बदलाव हुए हैं। तो उसी प्रकार जो 406, 420 ये सब आप सुनते रहे होंगे, है ना, जो फ्रॉड का, चीटिंग का जो केस होता था ये 420, 406 में आता था, लेकिन अब इसी को संशोधन करके बीएनएस में कर दिया गया है। अब चूंकि आईपीसी की धाराएं के बारे में सबको पता था कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन अभी बीएनएस में लोगों को उतना नॉलेज नहीं है, तो इसको लेकर कंफ्यूजन है। हालांकि दोस्तों ये जो सेक्शंस हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो हमारे कस्टमर हैं इनको 316/2 लगा है, ठीक है। तो बीएनएस की धारा 316 ये कहती है, जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस धारा के तहत आने वाले कुछ उदाहरण: दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति या गोदाम का प्रबंधक अगर आपराधिक विश्वासघात करता है, क्लर्क या संपत्ति की देख रेख करने वाला नौकर अगर आपराधिक विश्वास करता है, सरकारी कर्मचारी, बैंक में काम करने वाला व्यक्ति या इस तरह के पेशेवर अगर आपराधिक विश्वासघात करते हैं तो इनके ऊपर धारा 316/2 लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो धाराएं होती हैं बैंक कोई अपने ग्राहक के ऊपर नहीं कर सकता है, ये एक तरीके से उन्हीं लोगों के ऊपर हो सकता है जो कि बैंक के ही कर्मचारी हैं या फिर बैंक के ही स्टाफ हैं जिनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा ना करके बैंक के साथ ही अगर फ्रॉड करते हैं, चीटिंग करते हैं तो होता है, ठीक है। ये कोई बैंक का ग्राहक, उसके ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो उसके ऊपर ये 316/2 लग ही नहीं सकता है। एक तरीके से अमानत खाने में हिनायत एक वर्ड है, वो होता है,
मतलब कि जिसको उस चीज की देखभाल करने के लिए रखी गई है, जैसे अगर आप अपने घर में चौकीदार रखते हैं और चौकीदार ही अगर आपके घर में चोरी कर ले, ठीक है, तो आपने उसके ऊपर भरोसा किया था, आपने उसको जिम्मेदारी दी थी और कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया और उसने जो है उल्टा अपराध किया है, तब उसके ऊपर यहाँ पे 316 लगता है। ये 316 आप किसी बाहरी व्यक्ति पे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आपने उसे जिम्मेदारी नहीं दिया था। ऐसे में दोस्तों बीएनएस की जो धारा 316 है ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं है, ये अदालत में 1 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा, कोई भी बैंक के ग्राहक के ऊपर ये नहीं लग सकता है, ठीक है। जो धारा पहले 420 का होता था उसी को दोस्तों यहाँ पे अब बीएनएस के अंदर धारा 318 कर दिया गया है, ठीक है। तो जो पहले 420 जो आईपीसी की धारा होती थी, अब इसको यहाँ पे 318 बीएनएस कर दिया गया है। और बीएनएस धारा 318 में कहा यह गया है, इस धारा के तहत धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति को कारावास और जुर्माना हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी के हितों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है और फिर भी वह धोखाधड़ी करता है तो उसे ज्यादा सजा और जुर्माना हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बोला, ठीक है, कि जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है अगर वही ये काम करता है तो उसको ज्यादा सजा हो सकती है। धोखाधड़ी के जरिए संपत्ति, पैसे या फिर कीमती कागजात हासिल करने पे भी सजा हो सकती है। धोखाधड़ी के कुछ उदाहरण यहाँ पे ये हैं, झूठे गहने या वस्तुओं से आर्थिक लाभ हासिल करना। अब यहाँ पे ये समझो, अगर आपने कोई गोल्ड लोन लिया है, ठीक है, और वहां पे आपने नकली सोने की ज्वेलरी आपने वहां पे दे दी और बाद में अगर वेरिफिकेशन होता है कि आपने जो गोल्ड लोन के बदले जो लोन गोल्ड वहां पे दिया है वो नकली है, तब यहाँ पे 420 का केस बनता है। या फिर किसी को यह विश्वास दिलाकर पैसे लेना कि वह कुछ करेगा जबकि उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है, ठीक है, तो भी ये 420 के केस में आता है। और या फिर किसी को नकली दस्तावेजों के जरिए अगर आप कुछ पैसे वगैरह लेते हैं तो ये भी 420 के अंडर में आता है। लेकिन आपने सभी डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही दिए हैं, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फेक नहीं है, ठीक है, और आपने किसी प्रकार का कोई फॉर्जरी नहीं किया है, तो आपके ऊपर धारा 420 अर्थात 318 बिल्कुल नहीं लग सकता है। तो ये केस भी बिल्कुल भी 1 सेकंड भी कोर्ट में नहीं टिकेगा। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं धारा 351 का। तो धारा 351 जो है ये क्रिमिनल केस है, ये पैसों के लेन देन या फिर सिविल मैटर में नहीं आता है। धारा जो 351 है ये कहता है किसी व्यक्ति को धमकी देना अपराध की श्रेणी में आता है, मतलब कि आपने किसी को धमकी दिया है जान से मारने का। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपने लोन नहीं दे पा रहे हैं या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे धमकी जैसी तो कोई बात ही नहीं है। आप किसको धमकी दे दोगे, किसको जान से मारने की धमकी दोगे? तो ये सरासर ये सारी चीजें फेक हैं, मतलब एक तरीके से एलिगेशंस तो लगाए गए हैं, कोई भी किसी के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा सकता है, लेकिन ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। अगर आपके ऊपर भी कुछ ऐसी धाराओं में केस होता है, अगर आप लोन की किस्तें नहीं भर रहे हो, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हालांकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको कोर्ट का कोई इस प्रकार का कोई समन आता है तो आपको वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, या फिर आपके बिहाफ में भी कोई वहाँ पे खड़ा हो सकता है, आपके बिहाफ में कोई एडवोकेट हो या फिर कोई आपका रिश्तेदार हो उस शहर में, तो वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। और अगर आप एक वकील हायर कर लेंगे तो अभी अच्छी बात है, क्योंकि पहले ही डेट में जो है आपका ये केस जो है ये डिसमिस हो जाएगा कि कोई भी बैंक का ग्राहक जिसने सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल जेन्युइन दिए हैं और उसने किसी प्रकार का कोई धमकी नहीं दिया है, और अगर आपने धमकी दिया है बाय द वे तो उन्हें कोर्ट में प्रूफ भी तो करना होगा। तो बैंक को भी यहाँ पे प्रूफ करना होगा कि आखिर किसे धमकी दी गई है, कब धमकी दी गई है और उसके क्या क्या साक्ष्य हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सारा कंफ्यूजन है ये आईपीसी और बीएनएस के अंडर में ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से साफ लग रहा है कि ये फेक केसेस हैं और इसका मकसद बस यही है ग्राहक को परेशान करना। तो अगर आपके ऊपर भी कुछ इस प्रकार का कुछ केस हुआ है तो थोड़ा सा सीरियसली लेना इसको, समन्स को इग्नोर मत करना। समन आया है तो आप उसको अटेंड करना, अब अपनी बात वहां पे रखना ताकि इन लोगों का हौसला टूट पाए और एक तरीके से फ्री एंड फेयर जजमेंट हो पाए। सो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी नॉलेज मिला होगा, और इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पे लगभग 200-250 लोग हैं जो अपने अपने एक्सपीरियंस को वहाँ पे शेयर करते हैं और हर प्रॉब्लम का वहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है, तो आप प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे
ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों।